हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं कृतिका बुक को। और कृतिका में पार्ट 2 मेरे संग की औरत, और इसका हमें करना है रिवीजन। ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका, तो PT 1 में हमारा रिवीजन में ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज से। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, रिवीजन का फर्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से हमारे लिए कितने एक क्वेश्चन करने के लिए आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए हमको ये पढ़ना है, क्योंकि फाइनली जब एग्ज़ाम होते हैं तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर कि मेरे संग की औरत। अब एक दो स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम फर्स्ट लेसन का आपने नहीं पढ़ाया, फर्स्ट लेसन नहीं पढ़ाया, उसकी PDF नहीं दी। बेटा, मैंने आपको बताया कि हमारे सिलेबस में फर्स्ट लेसन जो है इसका, कृतिका का फर्स्ट लेसन नहीं है, हमें सेकंड लेसन ही पढ़ना है, इसलिए मैंने सेकंड लेसन ही पढ़ाया आपको। ठीक है, तो चलिए, अब आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो हम देखते हैं कि ये पार्ट जो है मेरे संग की औरतें, औरत भी लिखा होता है कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर औरतें भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, कहीं देखिए आपकी बुक में कहीं कहीं पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप ये भी नहीं कहेंगे कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ। देख, कहीं किसी बुक में औरत लिखा है और कहीं बुक में औरतें लिखा है। तो कहीं क्या होता है कि वैसे तो औरतें होना चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी औरतों की बात इस पाठ में की गई है। और इस पाठ को लिखा किसने है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, मृदुला। ठीक है, मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग ने लिखा है ये पाठ। तो आपको लेखक या लेखिका या राइटर जो भी है उनकी बात, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मृदुला गर्ग, आपको दिख रहा होगा ये मात्रा है। ठीक है, मृदुला गर्ग ने ये लिखा, तो आपको ध्यान देना। मृदुला गर्ग जो लेखिका, उन्होंने खुद ने ये पाठ लिखा है अपने बारे में, अपने घर की जितनी भी महिलाएं थी जिन्होंने उटपटांग काम किए थे या लीक से हटकर काम किए थे, उनके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल समरी देखेंगे। अब देखो, शुरू में पाठ जब शुरू हुआ तो क्या हुआ, लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर बहुत कुछ जान सकी थी। ठीक है, उन्होंने नानी को देखा नहीं था, लेकिन सुनकर बहुत कुछ जान सकी थी, क्योंकि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पूर्व ही संसार से जा चुकी थी। नानी की कहानियाँ लेखिका नहीं सुन सकी। ठीक है, नानी की कहानियाँ, यानी कि नानी ने अपने मुँह से कहानी कहकर नहीं सुनाई, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही लेखिका की नानी इस संसार से जा चुकी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। परंतु लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती है। परंतु लेखिका क्या करती है, लेखिका लोगों के लिए अपनी नानी की कहानी जरूर लिखती है, नानी के मुंह से नहीं सुनी उन्होंने कहानी। लेखिका की नानी के जीवन की कहानी भी रहस्यमयी है। अब लेखिका की जो नानी थी, उनके जीवन की कहानी है वो भी बहुत ही रहस्यमयी है। लेखिका अपनी नानी के बारे में जो समझ सकी थी वह इस प्रकार था कि वे एक परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशी महिला थी। पर्दानशी, पर्दा करने वाली, बाहर नहीं घूमने वाली, रहने वाली, घर में रहने वाली। ठीक है, इस तरह से उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया, किसकी, नानी की बात हो रही है, ऐसे व्यक्ति से हो गया जो विलायती संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित थे। विलायती यानी कि जो विदेशी संस्कृति से, अंग्रेजों से बहुत प्रभावित थे, वहाँ के रहन सहन से उनसे बहुत प्रभावित थे, ऐसे व्यक्ति से उनकी नानी का विवाह हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे। बैरिस्ट्री मैंने बताया था, वकालत पढ़कर आए थे वहाँ से, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, लंदन से। फिर और अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार ही ज़िंदगी जीने लगे। जब वो विदेश में रहकर आए तो वहीं के हिसाब से अपना जीवन वो जीने लगे, उनका रहन सहन वैसे हो गया। पर नानी पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ, वे अपने तरीके से ही जीवन जीती रही। नानी ने अपने आप को बिल्कुल नहीं बदला कि मेरा पति इतना पढ़ा हुआ है तो चलो मैं इसके अकॉर्डिंग जीऊँ, नहीं, उनको जैसे अच्छा लग रहा था वो जैसी थी वो वैसे ही जीती रही। ठीक है, और उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध भी नहीं किया। उन्होंने अपने पति कैसे जी रहे हैं, कैसे चलते उठते बैठते हैं, क्या उनका कल्चर बन गया, उसका उन्होंने कभी विरोध भी नहीं किया। नानी ने मौत को करीब पाकर अपने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलवा लिया। जब उन्होंने देखा नानी ने वो बीमार हो गई बहुत ज़्यादा, उन्हें लगा कि मैं नहीं बचूंगी, तो उनके पति के दोस्त को क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलवा लिया। तब घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे, और वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर आज़ादी के सिपाही अर्थात स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। कह रही किसी नौकर से, अंग्रेजों के किसी नौकर से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगी, बल्कि उससे करवाऊंगी अपनी बेटी की शादी जो देश को आज़ाद कराने में अपना सहयोग दे रहा हो, क्रांतिकारी हो, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी हो, उससे। अतः यह जिम्मा नानी ने क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया। प्यारेलाल शर्मा देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको ही सौंपा। नानी की इस
शिक्षा से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वे विचारों के स्तर पर अपने पति से भिन्न एवं आज़ाद विचारों वाली महिला थी। अब हम इसी बात से विचार लगा लेते हैं ना, अनुमान, कि भैया वो तो अपने पति से बिल्कुल, उनके विचार बिल्कुल अलग थे। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। और क्या था, वो अंग्रेज़ों के कल्चर को अपनाना क्या समझती थी, आज़ादी नहीं मानती थी, बहुत बुरा मानती थी कि ये तो अंग्रेज़ों का कल्चर, हम क्यों अपनाएं, हम तो अपने इंडिया का, अपने भारत का कल्चर। और उनको ये था कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, उनके मन में भी देशभक्ति की भावना थी। अब ये तो नानी की बात हुई, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। अब माँ कैसी थी लेखिका की माँ का विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया। आपने डिटेल में पढ़ा होगा, तब मैंने बताया था। तो होनहार युवक से उनका विवाह हो गया, जो स्वतंत्रता सेनानी भी था और आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण उन्हें ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। किससे नानी का विवाह हुआ, उनकी माँ की इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी से हुआ, पढ़े लिखे भी थे, और इसी वजह से स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने की वजह से अंग्रेजों ने उनको ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया। अर्थात पढ़े लिखे भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनसे हुआ था। लेखिका की माँ दुबली पतली एवं नाजुक सी थी। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो उनसे बड़ी मुश्किल से ही संभल नहीं पाती थी। इतनी दुबली पतली वो थी कि वो साड़ी को संभाल ही नहीं पाती थी, ठीक है। लेखिका के पिता के पास कोई पुश्तैनी धन नहीं था। अब जो बाप दादा का दिया हुआ संपत्ति होती है ना, वो उनके पास बिल्कुल नहीं थी। पिता खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नजाकत और साहबी खानदान के कारण परिवार के लोग प्रभावित थे, ठीक है। पिता के पास कोई धन नहीं था, उनके अब कम ऐसे थे, गरीब से, लेकिन भाई क्या था, परंतु माँ बड़ी ईमानदार थी, सुंदर भी थी, नजाकत थी उनकी, यानी कि दुबली पतली बहुत ऐसी थी, वो बहुत अच्छे स्वभाव की, और ख़ानदान जो था उनका साहबों वाला था, क्योंकि पिताजी के बारे में आपको पता ही है, बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, उनका रहन सहन वैसे ही था। तो उनके जो पिताजी के परिवार के लोग थे, माँ से बहुत प्रभावित थे, वे बहुत प्रभावित थे, है ना, वो उनका रेस्पेक्ट करते थे, कहने का मतलब ये है। वे निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार भी थी, वो निष्पक्ष रहती थी, किसी का पक्ष नहीं लेती थी, फेवर नहीं करती थी, और गैर दुनियादार थी, यानी कि दुनिया में जो संसार में रह के, परिवार में रह के एक दूसरे की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, वो जिम्मेदारी वो नहीं उठा पाती थी, वो नहीं करती थी ये सब, ठीक है। इसलिए कोई उनसे घर का सामान्य कामकाज की उम्मीद भी नहीं करता था। तो छोटा मोटा कामकाज होता कि झाड़ू लगा देंगी, बर्तन मांज देंगी, ऐसे भी किसी भी छोटे मोटे काम की भी उम्मीद पिताजी का परिवार उनकी पत्नी से, यानी कि लेखिका की माँ से नहीं करता था। जबकि ससुराल में लड़कियों को तो बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है। तो उनकी केवल सलाह भर ली जाती थी, बस उनसे पूछा जाता था, सलाह ली जाती थी उनसे कि बताओ भाई ये काम करना है और इसमें क्या करें, या जैसे खाना बनाना है, बताओ क्या सब्जी बनेगी। ये नहीं कहते थे तुम सब्जी बनाओ, क्या सलाह लेते थे कि भाई बताओ क्या सब्जी खानी है, तुम्हें क्या बनाएं। तो इस तरह से उनके साथ होता था। लेखिका अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं, लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा बिल्कुल नहीं पाया। जैसे भारतीय माँ काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करेंगी, सब करेंगी, ऐसा लेखिका ने कभी नहीं देखा अपनी माँ को। फिर है, वे बच्चों के खान पान से भी मैं भी अधिक रुचि नहीं लेती थी। बच्चे क्या खाना है, बच्चों को कैसे रखना, उसमें भी रुचि वो नहीं लेती थी। उन्हें किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का बहुत शौक था। आपको ध्यान रखना है, माँ की विशेषता पूछी जा सकती है, नानी की विशेषता पूछी जा सकती है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समरी बता रही हूँ, ठीक है। उन्हें क्या था, संगीत सुनने और किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। किसकी बात हो रही है, माँ की बात हो रही है। उनके व्यक्तित्व में दो ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उनका अन्य लोगों पर अत्यधिक प्रभाव था। पहला, कभी झूठ नहीं बोलना, और दूसरा, किसी की गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट ना करना। मैंने आपको बताया था। घर के कामों में अरुचि और अपनी बीमारी के कारण उनका अधिकांश समय पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में बीतता था। एक तो वो घर के काम में उनका मन ही नहीं लगता था, करने का मन नहीं होता था। दूसरी क्या होता था, वो बेचारी गरीब बीमार रहती थी, वो भी, उनकी माँ भी, तो फिर क्या हुआ कि वो करती नहीं थी घर का काम, और इसलिए बस संगीत सुनना और किताबें पढ़ना, बस ऐसे ही काम वो करती थी। साहबी खानदान से होने के कारण भी लोगों को उन पर श्रद्धा थी, है ना, लोगों की उनके पर श्रद्धा थी, क्योंकि वो साहबी खानदान से बिलोंग करती थी। उनका फैमिली जो थी मायके की, वो साहबों वाली थी। घर में आदर सम्मान प्राप्त था, और घर में भी उनको क्या था, सम्मान मिला हुआ था, ससुराल में भी। वे अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहा करती थी। मातृत्व की कमी पिता पूरी कर दिया करते थे, बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहती थी, ऐसा अच्छा व्यवहार था। परंतु उनके खिलाने पिलाने जो माँ वाले काम होते, वो बिल्कुल नहीं करती थी, वो सारे काम पापा करते थे। मातृत्व की कमी कौन पूरा करते थे, उनके पिताजी लेखिका के। अब देखो, दो महिलाओं की बात हो गई, तीसरी कौन थी, परदादी। लेखिका की एक परदादी थी, है ना, उन्हें भी संसार में लीक से हटकर चलने की
चलने का शौक़ था, आदत थी उनकी भी, शौक़ था। उन्होंने लेखिका की माँ के लिए लड़की की मन्नत मांगी थी। किसने? परदादी ने। भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 5 लड़कियां हुईं। परदादी के विषय में यह प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी ज़रूर सुनता है। उनकी मन्नत का कारण लोगों को समझ में नहीं आया, अतः वह रहस्य बनकर रह गया। उन लोगों को ये बात कभी समझ में नहीं आई। ऐसा लगता, लोग पहले तो ये मानते थे कि भगवान इनकी ज़रूर सुनता है, ये कुछ भी कहते हैं भगवान इनकी इच्छा पूरी कर देता है। फिर लोगों को ये बात समझ में कभी नहीं आई कि आखिर इन्होंने लड़कियों की मन्नत क्यों मांगी मंदिर में जाकर, और ये ना उन्होंने कभी ये बताया उसका रीज़न, तो ये बात रहस्य बनकर रह गई। लेखिका की माँ जी अर्थात परदादी, लेखिका की जो परदादी थी, इनका इतना प्रभाव था कि एक चोर का भी हृदय परिवर्तन हो गया। एक बार की घटना है, जब घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे, तो लेखिका की माँ जी शोर शराबे से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गईं। तभी चोर सेंध लगाकर यानी कि चुपके सेंध लगाकर उसी कमरे में घुस गया जिसमें माँ जी सोई हुई थी। माँ जी ने पूछा, कौन? चोर बोला, जी मैं। अब कौन पूछा? तो जी मैं। उसने कहा। माँ जी ने उससे पानी पिलाने के लिए कहा और अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया। किसको? चोर को। कुएं से पानी भरने के लिए कहते हुए उन्होंने उसे हिदायत दी, है ना, कहा कि जाओ कुएं से पानी लाओ, और हिदायत दी यानी कि उसको समझाया कैसे लाना है कि लोटे के मुंह पर कपड़ा कस कर बांधना और तरीके से छानना, ढंग से बांधना कपड़ा और ढंग से पानी छान कर लाना, बिना छना पानी में नहीं पीती, उन्होंने ये कहा। यह सुनकर चोर घबरा गया। अब चोर घबरा गया, चोर कुछ और, उसके मन में कुछ और चल रहा होगा। वह घबरा गया और घबरा कर पानी भरने चला गया। उसने ये नहीं कहा मैं चोर हूँ, मैं भाग जाऊँ कुछ, अब वो बिल्कुल ऐसा हो गया वो, और उसने उठाया लोटा और पानी भरने चला गया। चोर कुएं से पानी लेकर आया। माँ जी ने आधा लोटा खुद पानी पिया और आधा चोर को पिला दिया। कहा थी मैं पीती हूँ पहले, फिर तुम भी पी लो। और फिर क्या किया, उसके साथ माँ बेटे का संबंध बना लिया। बोला कि अब हमने एक दूसरे का झूठा खा लिया और मैं तुम्हारी माँ हो गई, तुम मेरे बेटे हो गए, अब चाहे तुम चोरी करो या अच्छा जीवन जियो, सज्जन मनुष्य बन जाओ। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि चाहे तुम चोरी करो या खेती करो, कुछ भी करो। चोर उसी दिन से चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लगा। अब चोर इतना डर गया और इस तरह से उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि चोर ने चोरी करनी छोड़ दी और वो खेती करके अपना जीवन गुजर बसर करने लगा। अब देखिए 3 महिलाओं की बात होगी, नानी की, माँ की, परदादी की। अब लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? लेखिका और लेखिका की बहनें भी तो एक से बढ़कर एक थी ना सब। तो लेखिका के घर के सभी को निजी स्तर पर अपने अपने तरीके से जीवन जीने की छूट थी। कोई कैसे भी घर में लड़कियां जी रही हैं, उनकी किसी भी काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता था। किसी की चिट्ठी भी कोई दूसरी नहीं खोलता, है ना, कोई दूसरा किसी की चिट्ठी आ गई किसी बहन की तो कोई दूसरा नहीं खोलता था। और ना तो कोई किसी से पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, ऐसा भी कोई नहीं पूछता। जैसे घर में करते ना, भाई बताओ तुम्हारा मैसेज आया, तुम्हारी कॉल आई, किससे बात हुई, क्यों हुई, ऐसा वहाँ नहीं था उनके घर पे। इन्हीं सब कारणों से लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इसी तरह से सबको अपने अपने मन की करने की आज़ादी थी। अब वो सब क्या हुए, लेखिका और उनकी 3 बहनें और जो थी सब राइटर बन गई। ठीक है। अब हुआ क्या, एक बार की याद क्या है, लेखिका को एक बार की याद है कि सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब लेखिका को टाइफाइड हो गया। टाइफाइड बुखार, वायरल जो होता है। आज़ादी के जश्न में वह शामिल नहीं हो सकी। ठीक है, बुखार हो गया तो आज़ादी हो गया था देश, उस समय जश्न मनाया जा रहा था लाल किले पर, तो वो शामिल नहीं हो सकी। काफ़ी रोई धोई। तब लेखिका के पिताजी ने 9 वर्ष की बालिका, तब कितनी वर्ष की थी लेखिका, 9 साल की, को एक उपन्यास दिया, ब्रदर्स कारामजोब पढ़ने को दिया। ये उपन्यास पढ़ने को पकड़ा दिया। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं थी। उस उपन्यास में कैसी कहानियां थी, गाथाएं, कहानियां थी कि बच्चों पर अत्याचार हुए। ऐसा उपन्यास लेखिका के पिताजी ने उनको पकड़ा दिया, ले पढ़, और भाई वो जश्न में चले गए, लेखिका को घर छोड़ गए। फिर क्या हुआ, लेखिका को एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गया। अब एक कहानी जो उन्होंने पढ़ी, बच्चों पर इतना अत्याचार, क्योंकि वो जा नहीं पा रही थी तो उनका मन आहत था ना, तो उनको लगा मेरे ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। तो उनको एक जो अध्याय था उसमें जो एक चैप्टर था पूरा उनको याद हो गया। लेखिका के मन पर इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसके लेखन के एक महत्वपूर्ण अंश में यह प्रभाव दिखाई पड़ता रहा। उसके बाद में लेखिका इतनी फेमस लेखिका हो गई है ना, तो जो हम चैप्टर में भी उनको पढ़ लें तो बस हर जगह उन्होंने बच्चों के अत्याचार के बारे में बातें लिखी थी। ठीक है। फिर जैसे अब उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी आदि, कठगुलाब जैसे उपन्यास उन्होंने लिखे, और सब में उन्होंने बच्चों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में वर्णन किया है। सब में कहीं ना कहीं उन्होंने ये ऐसी बातें लिखी हैं। अब देखिए लेखिका की एक बचपन की जो
घटना थी उसके बारे में बात हुई, कैसे वो लेखिका बनी थी। फिर है परदादी ने जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी। परदादी ने जब पहली बार उनकी माँ प्रेग्नेंट हुई थी तो उन्होंने मन्नत मांगी मंदिर जाकर, तो वो लेखिका नहीं थी, लेखिका से बड़ी उनकी एक बहन और थी, वो कौन थी? मंजुला भगत। सारी बहनों के नाम आपको याद करने हैं। अब देखिए कितनी महिलाओं के बारे में बात हो गई, नानी, माँ, परदादी, ठीक है। अब उसके बाद लेखिका की बड़ी बहन की बात हो रही है, ठीक है, मंजुला भगत की बात हो रही है, जिसका घर का नाम रानी था। नाम भी याद रखना है, मंजुला भगत के लेखिका की बड़ी बहन के घर का नाम क्या था? तो रानी था। अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, यहाँ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मंजुला भगत, ठीक है, उनका बाहर का नाम था। लेखिका 4 बहनें थी, क्या थी, कितनी थी? 4 बहनें थी और एक भाई राजीव था। चारों बहनों में लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी। चारों बहनों ने लीक पर चलने से इनकार कर दिया, और चारों बहनें थी लड़की हैं हम और हीन भावना का शिकार हो जाएं, लोग हमें नीची नज़र से देखें, ऐसा उनमें कुछ नहीं था, घर पे भी नहीं था, उनके मन में भी नहीं था। और फिर चारों बहनें ही लीक पर चलने से इनकार कर दिया। भी जो परंपराएं होती है ना, उन पर वो बिल्कुल नहीं चलती थी। किसी ने कहा कि बेटा घर में रहो, आप पूरे कपड़े पहन के रहो, या कुछ भी इस तरह से परंपराएं होती है ना, वो बिल्कुल नहीं मानती थी, बस अपने मन की करती थी, जो उनको अच्छा लगता था वो करती थी, ठीक है। दूसरे नंबर पर लेखिका थी। अब देखिए मैं यहाँ पर आज उनकी सारी बहनों के नाम लिखती हूँ। क्या सबसे बड़ी कौन थी? मंजुला भगत। कौन थी? मंजुला, ठीक है, मंजुला भगत। अब आपको शॉर्ट में इनके नाम आपको खुद लिखने हैं जो घर के नाम थे। दूसरे नंबर पर कौन थी? लेखिका थी मृदुला। कौन सी हो गई? मृदुला। अब मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। मृदुला गर्ग तो ये बाद में हुई थी शादी के बाद। तो फिर कौन हो गई? इनका दूसरे नंबर पर लेखिका थी, जिनका लेखिका का क्या नाम था? इनका नाम था मृदुला। और इनके घर का नाम क्या था? उमा। घर का नाम आप खुद लिखेंगे क्योंकि आपके लिए भी होमवर्क है ये। तो मृदुला का घर का नाम क्या हो गया? उमा। लेखिका से छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा। क्या था? एक बहन देखो कौन था? चित्रा, ठीक है। इसके घर का नाम भी आप खुद ही लिखेंगे, ये सारे आपको खुद ही लिखने हैं। तो चित्रा हो गया। फिर लेखिका की छोटी बहन का घर, हाँ, चित्रा हो गया। उसके बाद एक छोटी बहन रेणु यानी अचला थी। एक छोटी बहन और थी रेणु। क्या नाम था? रेणु। कितनी हो गई? 4। और एक और थी अचला, ठीक है। इतनी बहनें हो गई, ये देखो कितनी हो गई टोटल? 5। लेखिका को लगाकर 5 हो गई, 4 बहनें और 5 बहनें हो गई, ठीक है। वो उससे छोटी रेणु यानी अचला थी। लेखिका का भाई हिंदी और अचला अंग्रेजी में लेखन के क्षेत्र में जुड़ गए, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ? लेखिका, ये सारे, इन सबसे छोटा भाई कौन था? राजीव। उसका नाम तो आपको पता ही रहेगा, बहनों के नाम थोड़े याद करने में प्रॉब्लम होगी तो इसलिए मैंने लिख दिया। लेखिका की सबसे छोटी बहन रेणु जो थी, वो रेणु का स्वभाव विचित्र था। तो विचित्र था, वह स्कूल से वापसी में गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। जो रेणु थी ना, वो गाड़ी में बैठने में इनकार कर दिया करती थी कि मैं नहीं बैठूंगी। वह विशेष प्रकार की दबंग एवं स्वायत्त थी। विशेष प्रकार की दबंग थी और खुद के ऊपर, स्वायत्त में यानी कि खुद के ऊपर रहने वाली। वो कहती थी मैं तुम्हारा एहसान नहीं लूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। खुद पर डिपेंड रहने वाली लड़की थी। वह अपने अनुसार जीवन जीना जानती थी। उसका सोचना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही मानसिकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दिखावे का प्रतीक है, बड़ापन दिखाना, पैसे की गर्मी दिखाना, वो सब उसको ऐसा लगता था। इसी तरह वह बीए की परीक्षा देने की जिद पर अड़ गई। रेणु ने जिद पकड़ ली, बीए की परीक्षा नहीं देगी। पहले बताओ क्यों देना है, क्या फ़ायदा है इससे। अब भैया कोई समझा ही नहीं पाया, सटीक रीज़न कोई नहीं दे पाया। तो फिर लास्ट में क्या किया, पिताजी ने उसको डांट के कहा कि पढ़ो, तुम्हें देना है, पढ़ना है, बीए करना है। तो ठीक है, इस तरह से फिर क्या हुआ, सभी ने अपने अपने तरीके से उसको खूब समझाया किंतु वह ना मानी। अंत में पिताजी के आदेश और इच्छा को मानने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा। जैसे तैसे करके उसने बीए पास किया। किसने? रेणु की बात ये हुई थी। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, इससे आगे की स्टोरी हम देखेंगे तो क्या हुआ। थैंक यू।